स्टील में देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूछे हुए हैं। तो चैप्टर है शायद टेंशन मेंबर, तो नहीं कंप्रेशन मेंबर है। तो इसमें बेस्ट सेक्शन फॉर कॉलम कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला या फिर ये वाला। तो इसमें क्या होगा, क्राइटेरिया ये होगा, बेस्ट सेक्शन वही होगा कॉलम का जिसका आर मिनिमम सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर आप इस सेक्शन का देखोगे तो इस सेक्शन के लिए आई एक्स आई वाई वाई के बराबर है, तो इसका क्या होगा, आर मिनिमम मैक्सिमम होगा। ठीक है, इट विल हैव मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो इस वाला सेक्शन सबसे सही रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम स्टील्स डोंट शो यील्ड प्लेट्यू एंड शो अ कंटिन्यूअस कर्व। फॉर सच स्टील yield strength is obtained by drawing 0.2% off to the strain called proof stress। मतलब कुछ स्टील्स ऐसे होते हैं जिनका कि जो कर्व होता है वो कंटिन्यूस होता है। तो उस तरह के स्टील में अगर मुझे यील्ड स्ट्रेंथ चाहिए तो मैं 0.2% स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग लेता हूँ, तो उसको प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। देन अगली चीज़ हो गई लग एंगल्स। लग एंगल्स आर यूज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द कनेक्शंस और जॉइंट्स टू एकोमोडेट मोर नंबर ऑफ रिवेट्स, साइज ऑफ कैसेट प्लेट कैन बी रिड्यूस्ड। मतलब लग एंगल्स के इस्तेमाल से हम क्या कर सकते हैं, एक तो जो हमारा कनेक्शन या फिर जॉइंट है उसकी लेंथ को घटा सकते हैं। दूसरा, हम ढेर सारे रिवेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे गसेट प्लेट का साइज़ घट जाएगा। तो ये लग एंगल्स पे 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन कंपेयर टू माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम हैज़ लेसर डक्टिलिटी, लेसर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ई ऑफ स्टील, लेसर टेंसाइल स्ट्रेंथ, नो डेफिनेट यील्ड पॉइंट। तो माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम में कम डक्टिलिटी होती है, उसकी ई वैल्यू भी कम होती है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होती है, प्लस एल्यूमिनियम का कोई यील्ड पॉइंट भी नहीं होता। इसीलिए एल्यूमिनियम को माइल्ड स्टील के रिप्लेसमेंट के यूज़ में नहीं यूज़ किया जा सकता। देन स्ट्रेस पॉइंट्स, सबसे पहले प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर यील्ड पॉइंट, फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, फिर रप्चर स्ट्रेंथ। अगली चीज़ क्या है, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड इंटरनल स्ट्रेसेस आर कैलकुलेटेड एट सर्विस लोड या फिर वर्किंग लोड, नॉट एट फैक्टर लोड। और अगली चीज़ क्या है कि वर्किंग स्ट्रेस में इट इज़ इंश्योर्ड दैट इंटरनल स्ट्रेसेस ड्यू टू वर्किंग लोड्स आर लेस देन अलाउएबल स्ट्रेसेस। मतलब वर्किंग स्ट्रेसेस में हम क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस को सर्विस लोड या फिर वर्किंग लोड पे कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर लोड पे नहीं। और इसमें ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि इंटरनल स्ट्रेसेस जो वर्किंग लोड्स के कारण आ रही है वो अलाउएबल स्ट्रेस से कम हो। नेक्स्ट आ गया टेंशन मेंबर्स। तो एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, फ्लैट सेक्शन, विच इज़ बेस्ट फॉर टेंशन मेंबर्स। तो बेस्ट सेक्शन फॉर टेंशन मेंबर टी सेक्शन होता है। क्यों? बिकॉज लोड पासिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन, बट दैट इज़ नॉट द केस विथ एंगल सेक्शन और चैनल सेक्शन। एंगल और चैनल सेक्शन के केस में लोड सीजी से नहीं पास करता, लेकिन टी सेक्शन में पास करता है। और टी सेक्शन क्या करता है, जब हवा इस पर चलती है तो ये फ्लटर नहीं करता, पर फ्लैट सेक्शन फ्लटर करता है। तो फ्लैट सेक्शन फ्लटर करेगा, और एंगल और चैनल सेक्शन के साथ क्या दिक्कत है कि इनके सीजी के थ्रू लोड नहीं जाता, तो टी सेक्शन बेस्ट है उसके हिसाब से। फिर मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल पिच अलाउड इन बोल्टेड जॉइंट्स ऑफ टेंशन मेंबर, तो मिनिमम ऑफ 16 टी या फिर 200 mm, दैट इज 16 टाइम्स थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है कि पिच बताइए टेंशन मेंबर में कितनी होगी। देन वर्किंग स्ट्रेस फॉर स्ट्रक्चरल स्टील इन टेंशन इज ऑफ द ऑर्डर, परमिसिबल स्ट्रेस 0.6 FY। ठीक है, इफ़ नॉट गिवन अज्यूम FY इज इक्वल टू 250 MPa, मैक्सिमम अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.6 FY। तो ये भी 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो स्ट्रक्चरल स्टील टेंशन में है तो उसमें वर्किंग स्ट्रेस में परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस कितनी होती है, 0.6 FY। तो ये वाला क्वेश्चन भी 2 बार पूछा हुआ है। देन एज पर द इलास्टिक थ्योरी ऑफ डिज़ाइन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्ड स्ट्रेस को वर्किंग स्ट्रेस पे डिवाइड करने पे मिलता है। इलास्टिक थ्योरी में फेलियर यील्ड स्ट्रेस पे मानते हैं, इसीलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्ड स्ट्रेस बाई वर्किंग स्ट्रेस होता है। इन अल्टीमेट लोड थ्योरी फॉर स्टील, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व इज आइडियलाइज्ड एज बाइलीनियर। तो जो अल्टीमेट लोड थ्योरी है उसमें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व जो स्टील का होता है उसको बाइलीनियर माना जाता है, पहले भी लीनियर बाद में भी लीनियर। देन अगली चीज़ क्या है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बोल्ट्स इन टेंशन मेंबर ऑफ 10 mm थिकनेस, मिनिमम 16 टी और 200 mm। तो मिनिमम 16 टी फिर पिच, मतलब ये पिच विच पे ही है क्वेश्चन। देन अगला क्वेश्चन क्या है, ओनली अ पोर्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग इन एन एंगल सेक्शन सर्विंग एज टेंशन मेंबर इज कंसिडर्ड बिकॉज नियर द जॉइंट द आउटस्टैंडिंग लेग डज नॉट टेक इट्स फुल स्ट्रेस। ठीक है, ए नेट इज इक्वल टू A1 प्लस K टाइम्स A2। आउटस्टैंडिंग लेग डज नॉट टेक फुल स्ट्रेस, दिस इम्प्लाइज इट्स एरिया इज रिड्यूस्ड बाई मल्टीप्लाइंग K। तो जब हम एंगल को गसेट प्लेट में कनेक्ट करते हैं तो कनेक्टेड लेग का तो पूरा एरिया लेते हैं, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग लेग होता है ये पूरी स्ट्रेस लेता नहीं है, फुल स्ट्रेस नहीं लेता है, इसलिए इसका सिर्फ पार्ट में एरिया लेते हैं। तभी एंगल का एरिया कितना होता है, A1 प्लस K टाइम्स A2।
नेक्स्ट हो गया स्लेंडरनेस रेशियो। अगली चीज़ है स्लेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर इज़ अ स्टिफनेस क्राइटेरिया एसोसिएटेड विद सेल्फ वेट। ठीक है, इफ लैम्डा इज मोर देन परमिसिबल लिमिट टेंशन मेंबर विल डिफ्लेक्ट अंडर इट्स ओन वेट एंड बिगिन टू बिहेव लाइक अ केबल। जो टेंशन मेंबर के लिए स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो एक स्टिफनेस क्राइटेरिया है। स्टिफनेस क्राइटेरिया इसलिए रखा गया स्लेंडरनेस रेशियो को टेंशन मेंबर के लिए क्योंकि ये इसके सेल्फ वेट से एसोसिएटेड है। अगर आपके टेंशन मेंबर का लैम्डा एक लिमिट से ज़्यादा हो गया तो टेंशन मेंबर की लेंथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उसमें उस टाइम पे जो उसका वेट होगा वो अपने वेट के अंदर ही बेंड कर जाएगा और एक केबल की तरह बिहेव करने लगेगा। इसलिए टेंशन मेंबर में लैम्डा एज अ स्टिफनेस क्राइटेरिया लिया जाता है। एज पर IS 800 अलाउबल डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन स्ट्रक्चरल स्टील 0.6 FY होती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को आप 1.65 ले सकते हो। तो IS 800 कहता है कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल स्टील में 0.6 FY लेनी है। Tacking bolts are used to connect structural members. Example, to connect two angles back to prevent buckling in compression member. Tacking bolt का क्या यूज़ है? स्ट्रक्चरल मेंबर्स को कनेक्ट करना। एग्जांपल, मुझे दो एंगल जोड़ने हैं तो उनको टैकिंग बोल्ट से जोड़ दूंगा, या फिर कंप्रेशन मेंबर की बकलिंग को बचाना। ये है टैकिंग बोल्ट का यूज़। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अ टेंशन मेंबर कंसिस्ट ऑफ टू एंगल्स प्लेस्ड बैक टू बैक। बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी इज़ गसेट प्लेट बीच में रखो और दोनों एंगल को साइड बाई साइड लगाओ। गसेट प्लेट इज़ इन बिटवीन द टू एंगल्स एंड टैकिंग रिवेट्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ये है कि आप क्या कर सकते हो, सिंगल एंगल यूज़ कर सकते हो या दो एंगल सेम साइड पे या डिफरेंट साइड पे। सेम साइड पे यूज़ करेंगे तो K इज़ इक्वल टू 5A1/5A1 प्लस A2। डिफरेंट साइड पे यूज़ करेंगे तो K इज़ इक्वल टू 3A1/3A1 प्लस A2। टैक वेल्डेड होगा तो दोनों एंगल एक जैसे एक्ट करेंगे, टैक वेल्डेड नहीं होगा तो दोनों इंडिविजुअली एक्ट करेंगे। तो अगर दो एंगल को जोड़ना है तो बेस्ट यही है कि गसेट प्लेट को बीच में रख के एंगल को साइड साइड में रख के उनको टैग बोल्ट से जोड़ दें आप। नेक्स्ट क्या है, परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर मेंबर सब्जेक्टेड टू डायनेमिक लोडिंग। मेन स्ट्रक्चरल स्टील शुड बी इंक्रीज बाई 33.33%। रिवेट्स या बोल्ट शुड बी इंक्रीज बाई 25%। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है कि जो मेंबर है उसकी परमिसिबल स्ट्रेसेस को हमको 33% से बढ़ाना है। मतलब अगर कोई मेंबर है उस पर डायनेमिक लोडिंग लग रही है तो अगर मेन स्टील है, वो मेन मेंबर है, तो उसकी जो परमिसिबल स्ट्रेस है उसको 33% से आप बढ़ा दो। और अगर रिवेट या बोल्ट के केस में डायनेमिक लोडिंग लग रही है तो उनकी परमिसिबल स्ट्रेसेस को 25% से बढ़ा दो। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। देन स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ टेंशन मेंबर वेयर रिवर्सल ऑफ लोड इज़ ड्यू टू लोड्स अदर देन विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, वो होता है 180। ये स्लेंडरनेस रेशियो हो गया। ठीक है, मैनी लैम्डा क्वेश्चन फॉर टाइज आर आस्क्ड इन द चैप्टर कॉलम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, टेंशन मेंबर की स्लेंडरनेस रेशियो 180। अगला फिर न्यूमेरिकल क्या पूछा हुआ है, जैसे ये हिंज कनेक्शन है, ये केबल है, इस पर 4 टन का लोड लग रहा है तो टेंशन कितनी होगी केबल में भी 4 टन की टेंशन होगी। टाई मेंबर है, वेल्डिंग कर दी गई और इसको टैक वेल्ड किया गया, 100/100/6 का एंगल सेक्शन है। तो मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी अगर एरिया और आर गिवन है तो मैक्सिमम लेंथ आप लैम्डा से कैलकुलेट कर सकते हो कि टेंशन मेंबर का लैम्डा 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी, एक स्टिफनेस क्राइटेरिया के बेसिस पे, वरना वो अपने ही वेट के अंदर क्या है केबल की तरह बिहेव करने लगेगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो लैम्डा L/R मिनिमम इज इक्वल टू 400, यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी। देन ये हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, एक्चुअली लोडेड टेंशन मेंबर, इसकी थिकनेस दी है, इसका डाया दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है इसमें क्या होगा, परमिसिबल फोर्स कितनी होगी। तो फोर्स होगा सिग्मा परमिसिबल इंटू एरिया। सिग्मा परमिसिबल को आप 0.6 FY ले लीजिए। एरिया इसका क्या होगा 2πr इंटू टी, दैट इज सर्कम्फरेंस इंटू थिकनेस। स्टील रॉड यूज्ड एज टाई मेंबर सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड। तो L मैक्स परमिटेड फॉर दिस टाई मेंबर। मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी अगर इस पर विंड लग रही है तो हमको ये पता है कि टेंशन मेंबर में अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हो रहा है विंड के कारण तो लैम्डा इज इक्वल टू 350। तो लैम्डा को L/R मिनिमम रखा है, यहाँ से लेंथ आ जाएगी। आर मिनिमम स्टील रॉड के लिए कितना होता है, डायरेक्ट है T/4। अगला आ गया फिर लग एंगल पे कि हमारी गसेट प्लेट है, ऊपर लग एंगल है, नीचे एंगल सेक्शन है। गसेट प्लेट ब्लू कलर का लेग एंगल, ग्रीन कलर का इक्वल एंगल सेक्शन। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, अलाउेबल स्ट्रेस इंटू नेट एरिया ऑफ एंगल। तो अलाउेबल स्ट्रेस हो गई FY इंटू A। देन डिटर्मिनेशन ऑफ K वैल्यूज़ फॉर 2 केसेस। अगर गसेट प्लेट के सेम साइड पे दोनों एंगल लगा है तो एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग को अगर A1 मानो और एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग को A2 माने तो K होता है 5A1/5A1 प्लस A2।
ठीक है, फॉर एंगल कनेक्टेड बैक टू बैक ऑन सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट। फॉर सिंगल एंगल बैक टू बैक या फिर इधर साइड, अब चाहे आप सिंगल एंगल को एक साइड यूज़ करो या फिर दो एंगल को यूज़ करो इधर साइड पे, इधर साइड पे यूज़ कर रहे हैं तो भी तो एक साइड पे एक ही एंगल है, तो इनके केस में K 3A1/3A1 + A2 ही होता है। देन स्टील प्लेट है, उसका क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन दिया हुआ है, रिवेट का डाया दिया हुआ है, तो नेट एरिया कितना होगा B - ND0 × T। D0 कितना हो जाएगा 18 पॉइंट प्लस 1.5 mm, दैट इज़ डाया ऑफ होल। कभी कभी उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसको 2 mm भी लिया हुआ है, तो 18 + 2 20 mm, तो आप दोनों से ट्राई कर लेना जिससे आंसर आ जाए। तो वही हो जाएगा 300 - 19.5 × 10। कैपेसिटी ऑफ सिंगल एंगल सेक्शन जब अलाउबल स्ट्रेस दी है तो कैपेसिटी कितनी होती है एंगल सेक्शन की, परमिसिबल स्ट्रेस इनटू एरिया, परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन 0.6 Fy × A नेट। A नेट होता है A1 + K × A2। A1 होता है कनेक्टेड लेग का एरिया, कनेक्टेड लेग का एरिया क्या हो जाएगा अगर इसकी डायमेंशन A × B × T माने तो A - T/2 इंटू थिकनेस माइनस D0 × T, क्योंकि इसमें रिवेट भी है तो इससे इसका एरिया आ जाएगा। और जो आउटस्टैंडिंग लेग है उसमें से तो कुछ घटाने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे से B - thickness/2 इंटू थिकनेस हो जाएगा। तो जो कनेक्टेड लेग है उसी में से D0 × T, दैट इज़ बोल्ट का डाया को घटाना है, A - T/2 इंटू T माइनस D0 × T। जो अनकनेक्टेड लेग है उसमें तो बोल्ट है ही नहीं, तो सिर्फ B - T/2 इंटू T, तो ऐसे एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 इक्वल एंगल 100 × 10, इसमें 16 mm डाया का ये है, तो एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग दिया है, एरिया ऑफ अनकनेक्टेड लेग दिया है, तो A नेट क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A1 + K × A2। क्यों? क्योंकि इन दोनों को टैग वेल्ड नहीं किया है, तो ये दोनों इंडिविजुअली एक्ट करेंगे, तो नेट एरिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A1 + K × A2, क्योंकि दोनों इधर साइड है तो K = 3A1/3A1 + A2। नेक्स्ट है स्टैगर्ड पिच, तो क्रिटिकल सेक्शन नंबर ऑफ बोल्ट 3, नंबर ऑफ इंक्लाइंड लेग 2, तो इफेक्टिव विड्थ हो जाएगी B - ND0 + S1² / 4G + S2² / 4G। बी होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, विड्थ ऑफ द प्लेट होगी, जिस भी डायरेक्शन में लोड रख रहा है उसकी परपेंडिकुलर विड्थ होगी। S1 होगा पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ लोड, स्टैगर्ड पिच, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लोड क्योंकि गेज होता है तो S1 हम पैरेलल निकालते हैं। देन क्या होता है टाई, T = 50 kN, सिग्मा एक्सटर्नल = 150 MPa। तो फाइंड सूटेबल सेक्शन, इनमें से कौन सा सेक्शन यूज़ करना है, तो पहले स्टेप में आप एरिया निकाल लो, तो टेंशन लोड दैट द टाई कैन टेक = परमिसिबल स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यहाँ पर क्या होगा टेंशन लोड दैट द टाई कैन टेक परमिसिबल स्ट्रेस इनटू एरिया। देन क्या है फॉर ईच ऑप्शन फाइंड एरिया सेक्शन, दो सेक्शन उस एरिया ग्रेटर देन रिक्वायर्ड एरिया इज़ आवर आंसर। तो इन सब के लिए आप क्या करिए एंगल्स का एरिया निकालिए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है A total = A1 + K × A2। K होता है 3A1/3A1 + A2, तो A1 A2 कैसे निकालेंगे, अगर इस एंगल की डायमेंशन A × B × थिकनेस माने तो A - T/2 इंटू T, B - thickness/2 इंटू थिकनेस, तो ऐसे एरिया आ जाएगा। तो सब एंगल का एरिया निकाल लीजिए और इसको मैच करिए इससे, जो ज़्यादा एरिया होगा वही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये गसेट प्लेट है, इससे एंगल लगा है, ऊपर LA लेंथ तक वेल्डेड है, नीचे LB लेंथ तक, तो LA LB से ज़्यादा है। लोड पासिस थ्रू CG एंड CG इज़ क्लोजर टू पॉइंट A देन B, और CG A पे ज़्यादा क्लोज है B के कंपैरिजन में, इसीलिए रिएक्शन A पे ज़्यादा आएगा B के कंपैरिजन में, तो लेंथ ऑफ वेल्डिंग A पे ज़्यादा रखी है B के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है कंप्रेशन मेंबर, तो इसमें लेसिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले लेस्ड कॉलम, तो लेस्ड कॉलम में क्या है, लेसिंग बार में भी फ्लैट एंगल सेक्शन। पर्पस ऑफ लेसिंग टू होल्ड वेरियस पार्ट ऑफ कॉलम पैरेलल एंड स्ट्रेट एंड करेक्ट डिस्टेंस अपार्ट to equalize stress distribution between various part. Lambda of lacing bar for compression should not be greater than 145. Tie plate should be provided at the ends of laced compression member. मतलब लेसिंग बार जो होता है वो आपका फ्लैट भी हो सकता है, एंगल सेक्शन भी हो सकता है। लेसिंग का पर्पस क्या होता है, ये कॉलम के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनको पकड़ कर रखता है, जिससे वो पैरेलल रहें, स्ट्रेट रहें, और जितनी डिस्टेंस होनी चाहिए उनके बीच में उतनी डिस्टेंस इंश्योर करता है। प्लस लेसिंग ये इंश्योर करता है कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग पार्ट के बीच में इक्वलाइज्ड रहे। जो कंप्रेशन मेंबर हैं उनके लिए लैम्डा ऑफ लेसिंग बार फॉर कंप्रेशन शुड नॉट बी मोर देन 145, और लेस्ड कंप्रेशन मेंबर्स के एंड में हमको टाई प्लेट्स प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, एंड टाई प्लेट्स आर प्रोवाइडेड इन लेस्ड कॉलम टू चेक डिस्टॉर्शन ऑफ कॉलम सेक्शन एट एंड्स बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्रॉम लेसिंग्स। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि लेस्ड कॉलम में एंड पर हम एंड टाई प्लेट्स प्रोवाइड करते हैं, एंड टाई प्लेट्स हम उसके एंड में प्रोवाइड करते हैं। पर्पस क्या है, टू चेक द डिस्टॉर्शन ऑफ कॉलम सेक्शन एंड एंड्स,
कि कॉलम का सेक्शन जो है एंड में डिस्टॉर्ट ना कर जाए। क्यों? क्योंकि एंड्स पर क्या होता है, अनबैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आती हैं लेसिंग्स के कारण, तो इनके कारण कॉलम एंड पर डिस्टॉर्ट हो सकता है। इसीलिए कॉलम के एंड पर हम एंड टाइप प्लेट्स प्रोवाइड करते हैं लेस्ड कॉलम्स में। लेस्ड कॉलम्स में क्यों? क्योंकि लेसिंग के कारण ही तो हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रही है। तो ये 2 बार पूछा हुआ है। देन लेसिंग सिस्टम इज डिजाइंड फॉर रेजिस्टिंग शेयर ट्रांसवर्स शेयर फोर्स V इज इक्वल टू 2.5% ऑफ एक्सियल लोड। एग्जाम्पल, एक्सियल लोड अगर 1200 किलो न्यूटन है तो V विल बी 2.5/100 इंटू 1200, दैट इज 30 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन होगा लेसिंग सिस्टम आपका। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा हुआ है। देन लेसिंग इन स्टील कंपाउंड कॉलम आर डिजाइंड एज स्लेंडर कंप्रेशन मेंबर्स। In steel compound column section, width will be smaller when they are placed face to face than back to back। कि अगर स्टील का कंपाउंड कॉलम है तो उसमें लेसिंग को आप स्लेंडर कंप्रेशन मेंबर की तरह डिज़ाइन करेंगे। स्टील के कंपाउंड सेक्शन की, अगर कंपाउंड कॉलम सेक्शन की बात करें तो उसकी विड्थ तब छोटी होगी अगर आप कॉलम्स को फेस फेस प्लेस करते हो दैन की जब बैक बैक प्लेस करोगे। लेसिंग ऑफ कंपाउंड स्टील कॉलम्स अश्योर यूनिफाइड बिहेवियर। अगली चीज़ क्या है कि जो कंपाउंड स्टील के कॉलम्स होते हैं, लेसिंग्स उसमें क्या इंश्योर करती है? लेसिंग ये इंश्योर करती है कि उनका यूनिफाइड बिहेवियर हो, वो एक जैसा एक्ट करें। ISMC 400 चैनल्स प्लेस्ड बैक टू बैक, स्पेसिंग 26 सेंटीमीटर टू कैरी एक्सियल लोड ऑफ 160 टन। तो फोर्स रजिस्टर्ड बाय लेसिंग सिस्टम कितनी हो जाएगी? 2.5% ऑफ एक्सियल लोड, दैट इज़ 2.5/100 इंटू 160। ठीक है। देन स्टील कॉलम में 2 ISMC सेक्शन का यूज़ किया गया है। अगेन इसमें एक्सियल लोड आपको दिया है और ये पूछा है कि लेसिंग कितने लोड के लिए डिज़ाइन होगी। तो लेसिंग विल बी डिजाइंड फॉर अ ट्रांसफर शेयर फोर्स ऑफ 2.5% ऑफ एक्सियल लोड। तो ये 5 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन अ डबल लेस्ड सिस्टम ऑफ बिल्ट अप कॉलम, क्रॉस मेंबर्स परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ कॉलम आर नॉट यूज्ड बिकॉज इट गिव्स अनडिजायरेबल इफेक्ट्स पैटर्न्स। सपोज एक डबल लेस्ड कॉलम है आपका जिसका यूज़ करके आपने बिल्टअप कॉलम बनाया है, तो उसमें आप क्रॉस मेंबर्स को नहीं यूज़ करते। कॉलम की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलरली कोई भी मेंबर्स नहीं लगाते जैसे बैटन टाइप के। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से अनडिजायरेबल इफेक्ट्स आते हैं। लेसिंग बार्स आर फोर्स्ड टू शेयर द एक्सियल लोड ऑन द स्ट्रट के ऊपर जो भी एक्सियल लोड आता है लेसिंग बार्स उसको बियर करते हैं, शेयर करते हैं। देन क्या है, स्पेसिफिकेशंस में 4 स्पेसिफिकेशंस हैं। लेसिंग सिस्टम शुड नॉट, तो 4 चीज़ें क्या है, लेसिंग सिस्टम शुड नॉट बी वेरीड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रट एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक हो सके। ठीक है। लेसिंग सिस्टम को क्या करना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए लेंथ ऑफ द स्ट्रट के अलॉन्ग। ऐसा नहीं है कि आप हर थोड़ी देर बाद लेसिंग सिस्टम को अलग कर दे रहे हो। सिंगल लेस सिस्टम ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कंपोनेंट्स शैल बी इन सेम डायरेक्शन प्रेफरेबली इंस्टेड ऑफ बीइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। कंपोनेंट के ऑपोजिट साइड में अगर आपने सिंगल लेसिंग सिस्टम दिया है तो उनको सेम डायरेक्शन में रखो। ऐसा नहीं कि एक साइड एक डायरेक्शन में दूसरे साइड उल्टे डायरेक्शन में। रोल्ड स्टील और ट्यूब्स ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ में बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ फ्लैट्स और लेसिंग मेंबर्स। मतलब लेसिंग मेंबर के लिए आप फ्लैट सेक्शन के बजाय रोल्ड सेक्शंस का यूज़ करो या फिर ट्यूब्स को यूज़ करो। ओनली टाई प्लेट्स आर यूज टू कंबाइन ऑपोजिट साइड्स ऑफ मेन कंपोनेंट, एक्सेप्ट टाई प्लेट्स डोंट यूज हॉरिजॉन्टल मेंबर स्ट्रट्स अलोंग विद lacings, otherwise lacings will have to be designed for stresses and deformation in strut। ठीक है। अगर जो मेन कंपोनेंट है उसके ऑपोजिट साइड को कंबाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ टाई प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एंड में। टाई प्लेट के अलावा कोई भी दूसरा हॉरिजॉन्टल मेंबर हमको नहीं इस्तेमाल करना है लेसिंग के साथ, वरना लेसिंग को एडिशनल स्ट्रेसेस और डिफॉर्मेशंस के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा। जो स्ट्रट में स्ट्रेस लग रही है उसके लिए भी लेसिंग को डिज़ाइन करना पड़ जाएगा। Maximum slenderness ratio of lacing bars in built-up column should not be more than 145। अगली चीज़ क्या हो गया, कंप्रेशन मेंबर और स्ट्रक्चर्स। तो बूम क्या होता है, प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर होता है क्रेन में। राफ्टर क्या होता है, ट्रस का टॉप मेंबर। कॉलम, स्टैंकियंस या फिर पोस्ट, इसमें क्या होता है, कंप्रेशन मेंबर सपोर्टिंग फ्लैट्स या फिर गर्डर। फ्लैट या फिर गर्डर को सपोर्ट करने वाले कंप्रेशन मेंबर क्या है, कॉलम, स्टैंकियन और पोस्ट। अगली चीज़ क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेसिंग बार फ्रॉम वर्टिकल कितना है, थीटा 40 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में होना चाहिए। क्यों? अगर थीटा 40 डिग्री से कम हो जाएगा तो लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो बकल कर जाएगी। ठीक है। और अगर 70 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो अगर आप देखिए ये फोर्स आएगी, ये एंगल 70 डिग्री ऊपर से 10 किलो न्यूटन, तो एफ कॉस 70 इज इक्वल टू 10, यानी एफ इज इक्वल टू 10/cos 70। तो थीटा बढ़ेगा, 70 से ज़्यादा होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी यानी फोर्स बढ़ेगी। तो थीटा अगर 70 से ज़्यादा होगा तो लेसिंग मेंबर में फोर्स बढ़ जाएगी तो वो बकल कर जाएगा।
तो 40 डिग्री से कम होगा थीटा तो लेंथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि बकल कर जाएगा, और 70 डिग्री से ज़्यादा होगा एंगल तो फोर्स बढ़ जाएगी जिसके कारण बकल हो जाएगा। इसीलिए थीटा 40 से 70 के बीच में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कुछ रैंडम क्वेश्चन पे। तो क्या है वो रैंडम क्वेश्चन? रैंडम क्वेश्चन है जैसे बॉक्स टाइप सेक्शंस आर प्रेफर्ड एट प्लेस वेयर टॉर्शन अकर्स। ठीक है, रैंडम पे आने से पहले ये स्ट्रट स्ट्रट कंप्लीट कर देते हैं। तो टॉप कॉर्ड ऑफ ट्रस इज कंटिन्यूस ओवर जॉइंट्स एल डिस्टेंस अपार्ट, तो एल इफेक्टिव एल के बराबर होगा, क्योंकि कंटिन्यूस स्ट्रट के लिए एल इफेक्टिव एल के बराबर होता है। फेलियर ऑफ स्टील ट्यूबुलर हिंज्ड स्ट्रट टेक्स ओनली एक्सियल कंप्रेशन, इट मे फेल ड्यू टू कंप्रेशन, बकलिंग या फिर ओवरऑल बकलिंग या फिर स्किन बकलिंग। फॉर डिसकंटिन्यूस एंगल स्ट्रेस हुज एंड्स आर वेल्डेड एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 0.85 एल। तो डिसकंटिन्यूस एंगल स्ट्रट है अगर जिसके एंड्स वेल्डेड हैं तो उसमें इफेक्टिव लेंथ 0.85 एल होती है। तो स्ट्रट पे इफेक्टिव लेंथ के बेस पे क्वेश्चन आया है। बैटन्स फॉर कंप्रेशन मेंबर शुड बी डिजाइन टू कैरी अ ट्रांसफर shear force V is equal to 2.5% of axial force in the member. Batten plates are designed to resist longitudinal shear and moment arising from transverse shear. जो बैटन्स होते हैं उनको लॉन्गिट्यूडनल शेयर के लिए डिज़ाइन किया जाता है और ट्रांसवर्स शेयर के कारण आ रहे हैं मोमेंट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। फॉर डिज़ाइन ऑफ बैटन्स ऑफ अ बिल्ट अप कॉलम we use transverse shear force. Explanation: battens are designed to carry bending moment and shear force arising from transverse shear force 2.5% of total axial load. Then column bases and splices पे question. In a gusseted base of the column, if इसमें क्या है, in a gusseted base of the column, if the column ends and gusset materials are not phased या फिर machined for complete bearing, तो column transfers 0% force by direct bearing और फास्टनर ट्रांसफ़र 100% फोर्सेस। इफ़ फेस्ड और मशीन फॉर कंप्लीट बेयरिंग, तो कॉलम भी 50% फोर्स ट्रांसफ़र करता है और फास्टनर भी 50% फोर्स ट्रांसफ़र करते हैं। ये 2 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसको देख लेना। स्ट्रेस इन स्लैब बेस अगर 185 MPa है तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑफ यील्ड स्ट्रेस। स्ट्रेसेस दैट डिपेंड ऑन FY: एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस 0.6 FY, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 0.45 FY, बेयरिंग स्ट्रेस 0.75 FY। Permissible stress in bolt used for column bases 120 MPa. Gusseted base plate with resist in minimum base plate thickness. Formula क्या है plate thickness का? In gusseted plate base T is equal to C into under root 3W by sigma BS. W है intensity of pressure from concrete under slab. Sigma BS है permissible bending stress in slab. C क्या है portion of base plate acting as cantilever. Hence for least thickness select orientation of steel section that gives least C. टी सी के प्रोपोर्शनल है ना, तो थिकनेस कम चाहिए तो सी मिनिमम मिले, ऐसा सेलेक्ट करो। नेक्स्ट आ गए कॉलम पे क्वेश्चन। फॉर एक्सियली लोडेड कॉलम मोस्ट क्रिटिकल कंसिडरेशन क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो और क्रॉस सेक्शनल एरिया। इन कॉलम डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन आपको क्या क्या चाहिए? लेंथ ऑफ कॉलम, एंड कंडीशन और एक्सटर्नल लोड। डिज़ाइन एजियोलॉजी क्या होती है? सेक्शन दैट प्रोवाइड्स मैक्सिमम आर मिनिमम, लैम्डा ई लेस देन परमिसिबल वैल्यू, design action less than design strength, that is external load less than load carrying capacity. Slenderness ratio depends on sectional configuration, area, support condition, K, तो lambda LE by R minimum, LE is equal to KL by R minimum, R minimum is equal to under root I minimum by A, length of member LE, तो इन पे lambda डिपेंड करता है। lambda of a member carrying compressive load arising from combined dead load and imposed load, lambda should not be greater than 180। ठीक है, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। फॉर कंप्रेशन मेंबर विथ डबल एंगल सेक्शन, ठीक है, आर मिनिमम विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ इस टाइप वाला, यानी इक्वल एंगल है तो सेकंड वाले केस में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, पहले और तीसरे वाले में नहीं है। नेक्स्ट है अगली चीज़ क्या हुई? ग्राफ बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सिग्मा BC वर्सेस स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा। अगर आप देखेंगे तो ये तो पता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसीलिए लैम्डा बढ़ने पे सिग्मा वाई घट रहा है। तो लैम्डा बढ़ा सिग्मा BC घटा, लैम्डा जब 0 है तो सिग्मा BC सिग्मा वाई के बराबर है। ISMB 200 है, इसका RX RY दिया है। ISMB 200 को हमने बॉटम कॉर्ड ट्रेस के लिए यूज़ किया है, तो लैम्डा बताइए AE का कितना होगा? AE का तो लैम्डा LE बाई आर मिनिमम, LE इज इक्वल टू KL बाई आर मिनिमम। ट्रस है तो हिंज एंड कंडीशन होगी, तो L इफेक्टिव L के बराबर है, दैट इज़ 1.5 मीटर। आर मिनिमम RX RY में से जो कम है उसको यूज़ कर लिया, इसको यहाँ पुट कर दो। देन टाइप ऑफ सेक्शन रिकमेंडेड क्या है? देखिए, अगर सिंगल एंगल सेक्शन है जिसको कि रूफ ट्रस में आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए लैम्डा 30 से 60 ले लो।
डबल एंगल जिसको रूफ ट्रस में आप यूज़ कर लिया तो उसके लिए लैम्डा 60 से 100 ले लो। अगर सिंगल आई सेक्शन है उसको कॉलम में यूज़ करना है तो 80 से 150 लैम्डा। डबल आई सेक्शन है उसको कॉलम में यूज़ करना है तो 100 से 180 लैम्डा। मैक्सिमम परमिसिबल लैम्डा ई फॉर कंप्रेशन मेंबर सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड लोड, लैम्डा 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन इन कॉलम्स डिपेंड ऑन मॉडुलस ऑफ सेक्शन एल ई और आर, इस पर डिपेंड करेगी कॉलम की परमिसिबल स्ट्रेस। एक्सप्लेनेशन क्या है कि P इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई बाई लैम्डा एल ई स्क्वायर, दैट इज़ आई की जगह ए आर स्क्वायर रख दो तो आर स्क्वायर बाई एल ई स्क्वायर, मतलब ए आर स्क्वायर रख दिया तो फिर एफ इज इक्वल टू पी बाई ए, एरिया से डिवाइड करोगे एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ई बाई लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। तो एल ई लैम्डा और एल ई मॉडुलस ऑफ सेक्शन और आर पे डिपेंड करती है आपकी परमिसिबल स्ट्रेस। क्राइटेरिया फॉर डिज़ाइन ऑफ स्टील कॉलम, बकलिंग क्राइटेरिया है, full area of cross section since no need to detect area of hole, और crushing और yielding criteria। बेस्ट सेक्शन फॉर कंप्रेशन मेंबर स्ट्रट या फिर कॉलम बॉक्स सेक्शन होगा कंप्रेशन के लिए बेस्ट, क्यों? क्योंकि इसका लैम्डा घटेगा जिसकी वजह से आर मिनिमम बढ़ेगा, जिसकी वजह से आई मिनिमम बढ़ेगा, तो मोर मटेरियल थ्रोन अवे फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस इन केस ऑफ बॉक्स सेक्शन। एक्सियल कंप्रेशन एल ई दिया है 3 मीटर, एंगल सेक्शन दिया है एफ वाई दिया है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी? तो P इज इक्वल टू एफ सी डी इंटू ए। एफ सी डी को आप लैम्डा ई के करस्पॉन्डिंग रीड कर सकते हो। दे सॉ आर मिनिमम फॉर एंगल सेक्शन फॉर SP16, उन्होंने SP16 से आर मिनिमम की वैल्यू ले ली थी। 2 ISMB के हैं, 300 और 1/140 का कंपाउंड कॉलम, उसकी हाइट 4 मीटर है और PD, तो स्पेसिंग बिटवीन कॉलम अगर 400 mm है तो रनर रन्स अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इसका मतलब क्या है, ये दो हो गए आपके, इनके बीच में 400 mm की स्पेसिंग है। तो यहाँ पर क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सेक्शन, तो PD इज इक्वल टू एफ सी डी इंटू ए। एफ सी डी लैम्डा ई के करस्पॉन्डिंग देख लेंगे, और एरिया रेड फ्रॉम टेबल फॉर ISMB 300/140, तो लैम्डा ई एल ई बाई आर मिनिमम हो गया। आर मिनिमम आर एक्स एक्स और आर वाई वाई में से ले लो, एल ई के टाइम्स एल हो जाएगा। एंड कंडीशन क्या है, रनर अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दैट इज एक्स एक्स डायरेक्शन फिक्स हो गई, वाई वाई डायरेक्शन कुछ है नहीं वहाँ पे, तो वो फ्री हो गई, तो फिक्स्ड फ्री कंडीशन हो गई, तो एल ई 2L के बराबर हो जाएगा। बट फॉर कंपाउंड कॉलम आर एक्स एंड आर वाई, तो आर एक्स ये हो गया, आर वाई हो गया √RY² प्लस S/2 का होल स्क्वायर। अब अगर M60 का स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब है, R20 mm है, अनब्रेस्ड लेंथ अप टू विच इट कैन बी यूज्ड एज कंप्रेशन मेंबर्स, तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि लैम्डा 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो एल ई बाई आर मिनिमम 180 से ज़्यादा नहीं, तो एल ई ज़्यादा नहीं होना चाहिए 360 मीटर से, 3.6 मीटर से। एलिमेंट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्सेज आर कॉलम इन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स, जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में कॉलम होते हैं उन पे बेंडिंग और एक्सियल फोर्स दोनों लगती है। टाइप ऑफ मेंबर्स, कंप्रेशन मेंबर कैरिंग डेड लोड एंड लाइव लोड, तो लैम्डा 180 से ज़्यादा नहीं। फॉर मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड ड्यू टू विंड या फिर सीस्मिक फोर्स ओनली, तो लैम्डा 250 से ज़्यादा नहीं। फॉर मेंबर कैरिंग टेंशन बट इन विच रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस अकर ड्यू टू विंड एंड सीस्मिक फोर्स, उसके केस में लैम्डा 350 से ज़्यादा नहीं। अब है इफेक्टिव लेंथ के बेसिस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें क्या है, के वैल्यूज़, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम क्या हुआ, रिजिड फाउंडेशन और हैवी बीम एट टॉप, इट मीन्स फिक्स कंडीशन हो गई, तो एल इफेक्टिव 0.65L होगा, ठीक है। सेकंड क्या है, अ कॉलम हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड इन डायरेक्शन एट वन एंड, तो फिक्स सपोर्ट हो गया, फ्री एट अदर एंड दिस कंप्लाइज फ्री हो गया, तो एल इफेक्टिव 2L। फिर ये 2 बार पूछा गया है कि एल ई ऑफ बैट एंड स्ट्रेट ऑफ एक्चुअल लेंथ L, तो एंड कंडीशन क्या हो गया, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रिस्ट्रेंड, यानी हिंज, तो एल इफेक्टिव हो गया। तो बट इन केस ऑफ बैट एंड स्ट्रक्चर एल इफेक्टिव इंक्रीज्ड बाई 10%, तो इसलिए ये 1.1 हो जाएगा, ये 2 बार पूछा हुआ है। तो बैटन के साथ ट्रिक यही है कि एल इफेक्टिव को आपको 10% से बढ़ाना होता है उसमें। कॉलम बेयरिंग ट्रस, हाइट जो है 6 मीटर है बिटवीन इट्स ऑन बेस एंड बॉटम ऑफ ट्रस, तो एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, यहाँ पर एंड कंडीशन हो गई फिक्स और ऊपर हिंज, तो यानी एल इफेक्टिव 0.8L हो जाएगा। ये आपका फ्रेम है, इस पर इधर से लोड लगाया, तो पोर्टल फ्रेम जहाँ पे फ्लोर बीम वीक है, तो आप बताइए एल इफेक्टिव कितना होगा। तो एंड कंडीशन क्या है, क्योंकि वीक बीम है इसलिए टॉप एंड को आप फ्री ट्रीट कर सकते हो और बॉटम को फिक्स कर सकते हो। फिक्स फ्री के लिए एल इफेक्टिव एल इज इक्वल टू 2L। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगर एल इज इक्वल टू 4 मीटर एंड कंडीशन फिक्स और हिंज है, तो एल इफेक्टिव कितना होगा, 0.8L। इलेक्ट्रिक पोल की 5 मीटर हाइट है, ये उससे वायर गया, ये फ्री है टॉप पे, फिक्स्ड फाउंडेशन है, तो ये फिक्स फ्री कंडीशन के लिए एल 2L हो जाएगा। इस केस में नीचे हिंज है, ऊपर हॉरिजॉन्टली गाइडेड रोलर है, तो एंड कंडीशन क्या है, हिंज और गाइडेड रोलर, तो एल 2L हो जाएगा।
स्टेप्स इसमें यही है कि आप पहले सारे तरह के सपोर्ट लिख लो, रोलर, हिंज, फिक्स और गाइडेड रोलर। फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर हेल्ड इन पोजीशन किस में होता है, रोलर में होता है, गाइडेड रोलर में होता है, इन दोनों में नहीं। फिर रोटेशन किस में होता है, रोलर और हिंज में, फिक्स और गाइडेड में नहीं। अब यूज़ क्वेश्चन डेटा टू डिटरमाइन एंड सपोर्ट, अब एल इफेक्टिव लिख दो आप। फिर न्यूमेरिकल्स, तो सोम बेस्ड यानी यूलर बकलिंग थ्योरी बेस्ड, वैल्यू ऑफ बकलिंग लोड ड्यू टू चेंज इन सपोर्ट कंडीशन। केस 1 फॉर हिंज्ड इन कॉलम P इज इक्वल टू 200 किलो न्यूटन है। इफ़ लेटरल मोमेंट एट मिड हाइट रिस्ट्रिक्टेड, तो मिड हाइट पर रिस्ट्रिक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, तो देखिए P इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई बाई एल ई स्क्वायर, यानी पाई स्क्वायर ई आई बाई एल ई स्क्वायर इज इक्वल टू 200। केस 1 के केस में पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर, हिंज के लिए एल ई जो होता है एल के बराबर होता है। केस 2 में आपने बीच में लैटरल सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लैटरल मूवमेंट को, तो L/2 हाइट बची, यानी एल इफेक्टिव L/2 हो गया। अगला क्वेश्चन है ISMB 100 है, तो इसके लिए RX और RY दिया है, K अलॉन्ग मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दिया है, लैम्डा 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कॉलम की लेंथ बताइए। तो आप पहले मेजर एक्सिस डिसाइड करो बेस्ड ऑन आर वैल्यूज़। RX आपका RY से ज़्यादा है, इसका मतलब XX एक्सिस मेजर एक्सिस है, YY माइनर एक्सिस है, तो KXX 1.2 KYY 1 दिया हुआ है। तो फाइंड लेंथ फ्रॉम लैम्डा XX लैम्डा YY, टेक मिनिमम लेंथ। तो लैम्डा XX का यूज़ करके लेंथ निकाल लिया, LXX 4 मीटर आया, लैम्डा YY का यूज़ करके 1.2, इनमें से मिनिमम लिया, दैट इज़ लेंथ आ गई 1.2 मीटर। कंपाउंड कॉलम है, उसमें 4 एंगल हैं, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, ओवरऑल लैम्डा ही इतना है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस बताइए लेसिंग के बीच में, 300 ये इसको C मान लिया मैक्सिमम स्पेसिंग, तो C/R मिनिमम लेस देन इक्वल टू 50 या फिर लेस देन इक्वल टू 0.7 टाइम्स लैम्डा ई ऑफ होल बिल्ट अप कॉलम। तो पहले केस में C/10 लेस देन इक्वल टू 50 यानी C लेस देन इक्वल टू 500, दूसरे केस में C/10 लेस देन इक्वल टू 0.7 टाइम्स 40, C लेस देन 280, इन दोनों में से मैक्सिमम लिया तो मैक्सिमम स्पेसिंग 280 mm हो गई। अगला है कुछ रैंडम क्वेश्चन थी, बॉक्स टाइप सेक्शंस हैं, दीज आर प्रेफर्ड एट प्लेस वेयर टॉर्शन अकर्स। रीज़न क्या है, टाउ इज इक्वल टू T/J इंटू आर, तो अगर टाउ को घटाना है तो J को बढ़ाना पड़ेगा, J इज इक्वल टू IXX प्लस YYY, यानी J I के प्रोपोर्शनल है। आई ज़्यादा तब होगा जब मोर मटेरियल थ्रोन अवे फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, एग्जांपल हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के केस में। कंपाउंड स्टीम कॉलम है, तो उसमें इफेक्टिव विड्थ ऑफ आउटस्टैंड कितनी होती है, डिस्टेंस ऑफ फ्री एज फ्रॉम नियरेस्ट रो ऑफ रिवेट्स, बी इफेक्टिव ऑफ आउटस्टैंड। लोकलाइज्ड बेयरिंग स्ट्रेस, ये किसके कारण होती है, ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ कंप्रेशन फ्रॉम वाइड फ्लैंज टू नैरो वेब, इसके कारण क्या होते हैं, वेब बकलिंग। तो वेब बकलिंग में क्या हो गया, बेयरिंग मीन्स कंप्रेशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है, इन रोल्ड स्टील सेक्शन नो नीड टू चेक फॉर द लोकल बकलिंग इन वेब्स, क्यों, क्योंकि डेप्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ वेब को हम हमेशा एडजस्ट कर देते हैं अप्रोप्रिएटली रोल्ड स्टील सेक्शन में, जब फैक्ट्री में बनाते हैं उसको। तो फॉर एक्चुअली लोडेड कॉलम फास्टनिंग कनेक्टिंग कॉलम टू द बेस प्लेट थ्रू गसेट शुड बी डिजाइंड फॉर 50% ऑफ द लोड ऑन द कॉलम। जो फास्टनिंग है जो कि कॉलम को कनेक्ट कर रही है बेस प्लेट में गसेट के थ्रू, तो उसमें जो भी फास्टनिंग को यूज़ करो, चाहे बोल्ट चाहे वेल्ड, उनको क्या होना चाहिए, उनको जो कॉलम का लोड है उसके 50% के लिए डिज़ाइन करना चाहिए। अगला क्या है, फॉर एक्चुअली लोड क्या है, वेब क्रिपलिंग इज कॉज्ड बाय फेलियर ऑफ वेब अंडर पॉइंट लोड, ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू कंप्रेशन एट द सपोर्ट ऑफ द बीम वेयर बॉटम फ्लैंज रेस्ट ऑन द सपोर्ट एंड टॉप फ्लैंज इज होल्डिंग द कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ओके, तो ये वेब क्रिपलिंग हुआ जहाँ पे P लग रहा है, नीचे से R लग रहा है, तो रिएक्शन फ्रॉम सपोर्ट फ्रॉम द बॉटम और कॉन्सेंट्रेटेड लोड टॉप से आया, तो यहाँ पर होता है ये। स्लेंडरनेस रेशियो फॉर ब्रेसिंग मेंबर इन केस ऑफ हैंगर्स के केस में 160 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ एनी कनेक्शन मेंबर विच नॉर्मली एक्ट्स एज टाई मेंबर इन रूफ ट्रस बट कैन बी सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम एक्शन ऑफ विंड या फिर सीस्मिक फोर्स, उसमें लैम्डा 350 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। What is the best connection for attaching a cantilever arm to the column? End plate connection. Explanation, दो तरह के बीम कॉलम कनेक्शन होते हैं, फ्लेक्सिबल कनेक्शन और रिजिड कनेक्शन। फ्लेक्सिबल कनेक्शन को शेयर कनेक्शन बोलते हैं, रिजिड कनेक्शन को मोमेंट कनेक्शन बोलते हैं। तो जो फ्लेक्सिबल कनेक्शन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को रेजिस्ट करते हैं और परमिट करते हैं फ्री रोटेशन, लेकिन जो रिजिड कनेक्शन होते हैं वो रिएक्शन और मोमेंट दोनों को रेजिस्ट करते हैं। तो आपका जो ये फ्लेक्सिबल कनेक्शन है उसका एग्जांपल हो गया फ्रेम्ड कनेक्शन या फिर सीटेड कनेक्शन, चाहे स्टिफेंड हो चाहे अनस्टिफेंड हो। और जो रिजिड कनेक्शन है उसका एग्जांपल है एंड प्लेट कनेक्शन, इसी को हम यूज़ करते हैं।
रिजिड एंड प्लेट कनेक्शन, क्लिप एंगल कनेक्शन, स्प्लिट बीम कनेक्शन, ब्रैकेट। तो ये सारे हो गए। परमिटेड लैम्डा मैक्स फॉर टाई मेंबर सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू अर्थक्वेक लोड 350। स्टैगर्ड रिवेटेड कंप्रेशन जॉइंट्स में मैक्सिमम पिच 350 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिड्यूस अलाउबल स्ट्रेस इन चिमनी कंस्ट्रक्शन अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए। लैम्डा ई मैक्स फॉर स्टील टाई लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। तो टाई टेंशन मेंबर होता है, इट मे बी सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, मतलब क्या हो गया, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। तो नथिंग मैंशनड, अज्यूम दैट रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज ड्यू टू डेड लोड इम्पोज लोड। तो लैम्डा क्या होना चाहिए, 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेब क्रिपलिंग अकर्स एट अ सेक्शन वेयर हैवी वर्टिकल लोड इज अप्लाइड। रीजन, बिकॉज देयर इज कॉन्सेंट्रेशन इन द विसिनिटी ऑफ लोड। Splices should be provided at 1/4 height of the column. In compression member, plate element may buckle locally before entire member fail. To avoid this, thickness of member in terms of length of compression member. To avoid this, एक तो thickness of member is taken in terms of length of compression member, और second क्या किया जाता है, length of outstand is decreased. तो ये दो काम किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉलम ख़त्म हो जाएगा। अगली चीज़ क्या है, इन वर्चुअल वर्क मेथड ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस वर्चुअल क्वांटिटी इज डिस्प्लेसमेंट। Virtual work principle, if a system of forces in equilibrium is subjected to virtual displacement, then work done by external force will be equal to work done by internal force. Condition that has to be satisfied in both plastic and elastic analysis is equilibrium condition. Mechanism method is called upper bound theorem. Static method is called lower bound theorem. दो बार पूछा हुआ है। रीज़न, काइनेमेटिक या फिर मैकेनिज्म थ्योरम, assuming structure is in equilibrium. स्टैटिक थ्योरम में भी assuming structure is in equilibrium. काइनेमेटिक में द लोड फाउंड एट कोलैप्स लोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू कोलैप्स लोड। तो अनसेफ थ्योरम होता है अपर बाउंड थ्योरम। इफ द अप्लाइड मोमेंट इज नॉट इक्वल टू एम पी देन स्ट्रक्चर विल नॉट कोलैप्स। तो सेफ थ्योरम होता है लोअर बाउंड थ्योरम। एज द लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्सिलॉन प्रोपोर्शनल टू वाई। बर्नौली assumption प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा कांस्टेंट इज इक्वल टू एफ वाई, एवरी फाइबर इज yielded. The virtual work method is preferred to equilibrium method for the determination of collapse load in a structure. In a large system, UDL can be replaced by a number of concentrated load to simplify plastic analysis. Assumption made in plastic analysis of steel beam. Bernoulli's assumption, plane section remain plane after bending, strain distribution is linear, epsilon proportional to y. Stress strain relationship bilinear for steel. Stress deformations are neglected. For fixed beam, subjected to concentrated load P at the center. Load versus deflection characteristics, एक बार लीनियर, दूसरी बार लीनियर, तीसरी बार स्ट्रेट. At the location of plastic hinge, curvature is infinite. Plastic analysis of structure is applicable to the structure made of ductile materials only, like steel. Assumption and theorem, analysis and strength. Plane section remain plane before and after bending, strain distribution. Elasticity and small deformation, elastic analysis and superposition. Uniqueness theorem, collapse load. Large deformation, non-linear analysis and buckling load. For steel structure designed using plastic analysis, design load is equal to 1.7 times dead load plus imposed load. 1.7 is load factor. The development of plastic hinge in a determinate beam results in effective destruction of beam. For fixed beams with rectangular cross-section, design of elastic theory is not conservative. In ideal plastic material, if the material is stressed to a point beyond elastic limit and then unstressed, there will not be any residual strain. In a plastic analysis of structure, the segment between two successive plastic hinges is assumed to deform as a rigid material. Exact plastic analysis, equilibrium, sufficient plastic hinges, non-violation of plastic moment capacity. Mechanism method of plastic analysis, equilibrium and sufficient plastic hinges. Equilibrium method of plastic analysis, equilibrium and non-violation of plastic hinge capacity. तो plastic analysis हो जाएगा. Bolting से related theory, when a load coincides with centroid of rivet group, rivets are subjected to shear only. For field rivets, permissible stresses are reduced by 10%. Bolt designation, HEX bolt M1670NL means dia of bolt is 16 mm. Maximum pitch in the bolted joint of tension member, minimum of 16 TF at 200, where T is thickness of thinner connected member. When the distance between centers of two adjacent rivets connected the member subjected to tension or compression, then additional rivets not subjected to any stresses are tacking rivets.
Tacking rivets, also called stitch rivets, don't take any stress, are used to make sections act as unison, prevent buckling in compression member where more than two members are in contact, don't take stress due to external loads. For rivet joint, plastic theory assumes all rivets carry equal forces. Loads on a connection is not eccentric for ductile cover butt joint. In a riveted joint, failure will occur due to a load. Minimum of shear, bearing and tearing failure. Rivet. Gross area of rivet, cross-sectional area of rivet hole, that is pi by 4 into d naught square. D naught is equal to d plus 1.5 mm. Distance between centers of rivet is equal to pitch, greater than equal to 2.5 times nominal dia of rivet, not gross dia. Always greater than equal to 2 bolt or rivets should be used. Always greater than equal to 2 bolts or rivets should be used for attaching lug angle to the gusset. Reason: if one bolt is used, rotation will be permitted. It will act as hinge. When a bolt is subjected to shear and tension, interaction curve V by V naught, T by T naught. 1 interaction equation V by Vd ka square plus T by Td ka square less than equal to 1 from graph. Also, as per IS 800, V by Vd plus T by Td less than equal to 1.4. Find out critical bolt. 1, 2, 3. Step 1. Find separate center of gravity on either side of the center line. Red color. Okay. Find load combination of shear and bending moment. Answer: bolt 2 is most critical. Deflection of a beam with bolted connection is greater than deflection of a beam with riveted connection. Reason: bolted connection allow greater slip between the components than riveted connection. Ratio of yield stress in power driven shop rivets to permissible bearing stress of mildly steel is equal to 0.8. Eccentric connection. The rivet which is farthest from CG and nearest to the applied load line is most critical one. Deformation of each rivet is proportional to its distance from center of rotation. Eccentrically loaded connection. Direct load PDX PDY, torsional load PTX PTY. Maximum load on any connector is equal to under root PDX plus maximum load on any connector is equal to under root PDX plus PTX का whole square plus PDY plus PTY का whole square. Formula like for bracket type connection: 1 under root PDX square plus PTX square plus 2 PDX PTX cos 0 plus PDY square plus PTY square plus 2 PDY PTY cos 0. Then some random questions. Steel structures are ideally suitable for impact load because they have high toughness value. Pin connections. First, moment at pin connection is equal to 0. Only one pin is used in a connection. The order of elongation which a specimen of mild steel undergoes before failure is 10%. A plate used for connecting two or more structural members intersecting each other is called gusset plate. When the effect of wind or earthquake load is considered in the design of rivet and bolt for steel structure, then permissible stress may be exceeded by 25%. Welding. In a steel plate girder, web plate is connected to flange plate by fillet welding. Then size of fillet weld will be designed to safely resist the horizontal shear force between flange and web plate. Twice is asked. Actual length of the fillet weld is equal to effective length of the fillet weld plus 2 times size of the weld. L is equal to LW plus 2S. मतलब LW is equal to L minus 2S. Strength of butt weld is equal to strength of components joined. For effective transmission of load, कहाँ पे गया है? For effective transmission of load. For effective transmission of load by fillet weld, fusion shall subtend an angle of 60 degree to 120 degree. Fillet welds carry the load computed based on shear strength characteristics of fusion material. Identical channel sections are tack welded as tension members. Net area of cross section for design purpose is equal to net area of web and flanges. Permissible stresses in weld is usually taken as equal to those of the parent body. Effective throat thickness of fillet weld depend on angle between the fusion faces. TT is equal to Ks, where K is based on angle between the fusion faces. Mode of failure in a fillet weld material: shear. Type of weld: butt weld, plug weld, lap weld. Welded plate girders weight less than riveted plate girders. They are economical. Only flange plate is provided. Flange angles is must in riveted plate girders. Effective depth for welded plate girder increases. Moment of resistance of welded plate girder increases, but thick plates are to be provided to increase lateral buckling strength. This implies in welded plate girders thicker web are provided compared to riveted plate girder because omission of flange angles increases the clear depth of web and web thickness is controlled by buckling criteria. Combination of steel section that can carry maximum load. उसमें first
Two angles on either side of gusset plate tack welded or not tack welded. Two angles on same side of gusset plate tack welded or non tack welded. तो load carrying capacity is equal to 0.6 Fy into net effective area. When a pair of angles are welded on opposite side, मतलब ये उसमें भी tack welded, then its effective area is maximum out of the option. इसलिए सबसे ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी होगी जब इसको टैक वेल्ड करेंगे. अगली चीज़ है ब्लॉक शेयर फेलियर ऑफ अ बोल्टेड जॉइंट एंड टेंशन अकर्स बिकॉज ऑफ यूज ऑफ हाई शेयर स्ट्रेंथ बोल्ट्स, हाई बेयरिंग स्ट्रेंथ प्लेट्स, ड्यू टू विच fewer bolts and smaller connection length. Shear failure of plates and splitting failure of plates due to insufficient edge distance. Type of stress induced in foundation bolt fixing a column to its footing is pure tension. And then codal provision. For dead load plus live load plus imposed load, increase allowable stress up to 33.33%. For dead load plus wind load, increase allowable stress up to 25% in the foundation bolt. Permissible stress in rivet under wind load condition can be exceeded by 25%. Numericals. Gusset plate or IS angle. तो bearing strength of bolt is equal to allowable bearing strength into area resisting bearing. तो FB into D into T. D dia of bolt हो गया, T thickness of thinner connected member. Minimum of gusset and Indian standard angle. Then ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है. Safe force that can be applied on weld or strength of weld. Safe stress into area. Safe stress is given. Area is length of weld into throat thickness. Length of weld twice of L1 plus L2. Throat thickness K into S. If nothing is given, alpha 62 degree, assume K is equal to 0.7. Circular shaft welded to a plate. Find maximum shear stress developed in the weld. तो tau is equal to T by J into R. J हमको AR स्क्वायर रखना है. Don't put J is equal to pi d की पावर 4 by 32. तो ZP इज इक्वल टू पाई डी इंटू टी इंटू डी बाई 2. ठीक है. तो ए आर स्क्वायर में ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वेल्ड दैट इज लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू थ्रोट थिकनेस, और लेंथ ऑफ वेल्ड यहाँ पर कितनी हो जाएगी, पाई डी इंटू टी दैट इज सरकमफरेंस. देन इसमें सिंगल वी बट वेल्ड है तो मैक्सिमम टेंशन दैट अ सिंगल वी बट वेल्ड कैन ट्रांसमिट. परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इंटू एरिया. परमिसिबल स्ट्रेस गिवन एरिया एल डब्ल्यू इंटू टी. टी 5/8 होता है सिंगल वी बट के लिए और डबल के लिए होता है टी. Maximum number of 20 mm dia bolt that can be accommodated in a row in 140 mm wide flat plate. तो concept of minimum pitch and end distance is used. Minimum pitch is 2.5 d और minimum end distance is 1.5 d naught. d naught is equal to 20, मतलब d plus 1.5 होता है लेकिन इन्होंने 2 लिया है. तो उसके बेसिस पे 2 इंटू 33 यानी 2 तो एंड डिस्टेंस हो गई प्लस n-1 इंटू 50 इज इक्वल टू 140. तो वहाँ से एन आ जाएगा. मैक्सिमम 2 बोल्ट्स कैन बी प्लेस्ड. गिवन 4 बोल्ट है, बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ दी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ दी है, पी निकालना है. तो पी का साइन थीटा हो जाएगा टेंशन, पी का कॉस थीटा हो जाएगा शेयर. तो वी बाई वी डी बी प्लस टी बाई टी डी बी लेस देन इक्वल टू 1.4. तो पर बोल्ट हो जाएगा पी बाई कॉस थीटा का 4 और टेंशन हो जाएगी पी बाई साइन थीटा का 4. तो वी की जगह टी की जगह पुट कर देंगे और वी डी बी टी डी बी ऊपर दिया है. effective area of equal angle section with one leg welded to gusset. तो ये effective is equal to A1 plus K times A2 for single angle connected through one leg. A1 होगा area of connected leg, A2 होगा area of unconnected leg और K की वैल्यू 3A1 by 3A1 plus A2. For equal angle A1 is equal to A2 is equal to A by 2 हो जाएगा. Steel plate 300 by 10 with bolt nominal इतना net sectional. तो net sectional area B minus ND naught into T. D naught क्या है, nominal dia plus 1.5 mm. A member pulled by force P is connected to gusset plate. How many bolts required? Number of bolt is equal to external load divided by एक बोल्ट कितना ले सकता है. तो V external by VDB, T external by TDB. क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेंशन भी आएगी और शेयर भी आएगी. तो इंटरेक्शन इक्वेशन यूज़ करेंगे. V external P by 4, T external हो जाएगा सिग्मा B इंटू ए. सिग्मा B कितना हो जाएगा, M by I इंटू वाई. M by I इंटू वाई इंटू ए. तो I यहाँ पे AR स्क्वायर पुट कर देंगे, R हो जाएगा अंडर रूट I बाई ए. तो लेकिन R स्क्वायर यहाँ पे क्या पुट किया, 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर इनकी डिस्टेंसेस. देन आ गया फॉर मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन 112233. स्ट्रेंथ एट 11 कितना हो जाएगा, सिग्मा परमिसिबल इंटू बी माइनस डी नॉट इंटू टी. 22 पे 2 वोल्ट है तो सिग्मा परमिसिबल इंटू बी माइनस 2 डी नॉट इंटू टी प्लस आर वी रिवेट वैल्यू स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट. 33 पे 3 वोल्ट है तो सिग्मा परमिसिबल इंटू बी माइनस 3 डी नॉट इंटू टी प्लस 3 टाइम्स रिवेट वैल्यू.
डी नॉट डी प्लस 1.5 mm, आर वी रिवेट वैल्यू यानी फोर्स दैट कैन बी रेजिस्टेड बाई 1 रिवेट, सिग्मा परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन। फिर ये पे फाइंड नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट 80 किलो न्यूटन, तो एक्सटर्नल लोड डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट की स्ट्रेंथ। तो शॉप रिवेट के लिए परमिसिबल स्ट्रेस याद रखनी होती है, शेयरिंग में 100 MPa होती है, बेयरिंग में 300 MPa, इसका यूज़ करके निकल आएगा। तो मिनिमम ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, तो VDSP टाउ एस इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर और सिग्मा बी इंटू पाई डी नॉट इंटू टी, दोनों में डी नॉट यूज़ करेंगे, डाई ऑफ बोल्ट प्लस 1.5 mm, टी थिकनेस ऑफ प्लेट। इसमें मैक्सिमम फोर्स इन बोल्ट, तो FR इज इक्वल टू √FA स्क्वायर प्लस FM स्क्वायर प्लस 2FA FM कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोमेंट आ रहा है और शेयर आ रही है, तो ये वाली इक्वेशन होगी। मोमेंट के कारण भी टॉर्क लगेगा, तो उसके कारण ये वाली इक्वेशन। FM इज इक्वल टू MR बाई समीशन आर स्क्वायर, MR क्या हो जाएगा PE प्लस PE, P इंटू 2E इंटू R डिवाइडेड बाई समीशन आर स्क्वायर। तो ये हो गया।